अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम साइंस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एनिमल्स अराउंड अस। यानी कि हमारे अतराफ़ में जो एनिमल्स रहते हैं ना, अब हमने प्लांट्स के बारे में देखा था। लेसन नंबर 2 में हमने प्लांट्स के बारे में देखा था कि हमारे अतराफ़ में जो प्लांट्स है किस तरह से रहते, कैसे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। अलग अलग टाइप्स पर, अलग अलग बेसिस पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता। कौन से बेसिस पर किया गया था प्लांट्स का क्लासिफिकेशन? on the basis of their flowering और नॉन फ्लावरिंग, on the basis of their लाइफ स्पैम, कितने साल जिंदा रहते वो, एनुअल, बायनुअल, पेरिनियल, और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर्स उन्हें लगते हैं या नहीं लगते, उनके बेसिस पर हमने फ्लावरिंग प्लांट बनाए थे और नॉन फ्लावरिंग प्लांट देखे थे। और कौन से बेसिस पर किया था हमने? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम, उनके स्टेम के साइज़ के ऊपर हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। तो हमें पता चला था कि प्लांट्स के 3 टाइप्स रहते, ट्रीज़ है और श्रब्स है और वाइन से, है ना। 3 तरह के हमें प्लांट्स मिले थे। तो उस तरह से हम अब एनिमल्स का भी क्लासिफिकेशन करेंगे और एनिमल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। यू विल लर्न अबाउट, हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल का क्लासिफिकेशन। जिस तरह से हमने प्लांट्स का किया था उसी तरह से हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे। बॉडी कवरिंग, उनकी जो बॉडी कवरिंग्स रहती है एनिमल की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बॉडी कवरिंग यानी कि उनके स्किन को कहते हैं, स्किन जो रहती है उनकी, उस स्किन के ज़रिए बॉडी कवर हुई भी रहती है ना। तो हम उस स्किन के बारे में भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह की बॉडी कवरिंग्स पाई जाती है। ईटिंग हैबिट्स, उनके ईटिंग हैबिट्स क्या क्या होते हैं। ब्रीथिंग, किस तरह से सांस लेते हैं वो। लोकोमोशन, किस तरह से चलते हैं। और माइग्रेशन, किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हरकत करते हैं। Make a list of all animals you know. Now group the animals on the basis of at least one characteristic. क्या करना है? हमें एक टास्क दे रहा है ना। जितने एनिमल्स के नाम हम जानते हैं उनके नाम लिखना है और उन्हें हमने ग्रुप करना है किसी भी एक बेसिस पर। कौन सी भी एक बेस पर हमें क्या करना है? उनकी ग्रुपिंग करना है। अब कौन से बेसिस पर कर सकते हैं हम ग्रुपिंग, है ना। चलिए हम करते हैं उनके खाने पीने के बेसिस पर कि कौन से एनिमल्स गोश्त खाते हैं, कौन से एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और कौन से एनिमल्स दोनों खाते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स एनिमल्स के अंदर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईटिंग हैबिट्स। उनके ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल ईटिंग हैबिट्स लाइक हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। जानते हैं हमने अब तक कई दफ़ा पढ़ा है इसके बारे में कि एनिमल्स ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पर 3 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और वाई आर एनिमल्स ग्रुप्ड? अब फिर से वही क्वेश्चन आता है ना जो प्लांट के सेक्शन में आया था कि प्लांट को क्यों ग्रुप किए थे हमने। उसी तरह से एनिमल्स के बारे में भी वही क्वेश्चन आता कि एनिमल्स को हमने क्यों ग्रुप करना है। ग्रुप यानी कि क्लासीफाई करना, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑन व्हाट बेसिस आर द एनिमल्स ग्रुप्ड? और कौन से बेसिस पर एनिमल्स ग्रुप किए जाते हैं? किस बेसिस पर हम एनिमल्स को ग्रुप करेंगे? हु आर द पीपल हु ग्रुप द एनिमल्स? वो कौन से लोग हैं जो एनिमल्स को ग्रुप करते हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हाउ आर द एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड इनटू अ ग्रुप? और एनिमल्स को कई ग्रुप्स में किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। इज देयर अ बेसिक क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग टू बी फॉलोड? और क्या ऐसा कोई बेसिक क्राइटेरिया है कि जिसके अंदर हम एनिमल्स को ग्रुपिंग कर सके उस क्राइटेरिया का यूज़ करते हुए? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे इस लेसन में। Every creature on the earth and every bird flying with its 2 wings are nations like yourselves. We have not omitted anything in the book. Then they shall be gathered to their Rabb. तो क्या फरमाया जा रहा है इस आयत में? Every creature on the earth and every bird flying with its 2 wings are nations like yourself. यानी कि ज़मीन पर मौजूद हर क्रिएचर जो है अल्लाह ताला की, और हवा में उड़ने वाले तमाम परिंदे, ये हमारी तरह की अनवा और अक़साम है। यानी कि हमारी तरह की ये सब क्या है? जानदार है, लिविंग थिंग्स है। वी हैव नॉट ओमिटेड एनीथिंग इन द बुक। और हमने किताब में कोई चीज़ हम भूलने के लिखना, यानी कि इनकी जो तकदीर है, इन सब चीज़ों की, इन जानदारों की, इन परिंदों की,
इन चलने फिरने वाले जानदारों की जो तकदीर है वो अल्लाह ताला ने लिखना भूल नहीं गए। देन दे शैल बी गैदर्ड टू देयर रब, और ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है अपने रब की तरफ वापस पलटाई जाने वाली है। यानी कि हमारी याद दहानी के लिए ये चीज़ें बताई जा रही कि इस कायनात में मौजूद हर चीज़ और इस ज़मीन पर मौजूद हर लिविंग थिंग वो सब के सब क्या है, हमारी तरह की जानदार है, और इन तमाम चीज़ों की तकदीर अल्लाह ताला ने लिख दी है। वी हैव नॉट ओमिटेड एनीथिंग इन द बुक, हमने कोई चीज़ लिखना भूल नहीं गए हम। यानी कि इन तमाम की तमाम चीज़ों की जो तकदीर है वो हमने एक किताब में लिख दी हुई है, और ये सब चीज़ें ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी यहाँ पर होने वाला है वो सब उनकी तकदीर के मुताबिक होने वाला है। और आखिरत में हम इन तमाम जानदारों को, इन तमाम लिविंग थिंग्स को क्या करने वाले हैं, जमा करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, जमा करने वाले का मतलब ये तो नहीं होता कि सिर्फ जमा कर देने वाले हैं ना। जमा करने के बाद कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। जमा कर देने के बाद फिर उनका हिसाब किताब होने वाला है, उनसे पूछ होने वाली है, उन्होंने क्या अच्छे काम किए, उन्होंने क्या बुरे काम किए, और अगर अच्छे काम किए तो उनके लिए जन्नत रहेगी, और अगर बुरे काम किए तो उनके लिए जहन्नम रहेगी, है ना। तो ये सब इंसानों के लिए सिर्फ जज़ा और सज़ा, लेकिन बाकी के तमाम एनिमल्स को भी अल्लाह ताला क्या करने वाला है, आखिरत में उठाने वाला है। और जन्नत और जहन्नम किसके लिए रहेंगी, हमारे इंसानों के लिए रहने वाली है। तो हमें चाहिए कि इन आयतों को रिमाइंडर के तौर पर ले, और हम अगर कोई बुरे काम कर रहे हैं तो उन्हें हम छोड़ दें, अपने जितने फ़राइज़ है हम पर उन फ़राइज़ को पूरा करें, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, रोज़ा रखे, है ना, और अपने बड़ों का कहना माने, और कुरान को समझने की कोशिश करें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, एक न एक दिन हम सबको क्या होने वाला है, मरने के बाद उठाया जाने वाला है, और उठाने के बाद हमसे तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाने वाला है। तो हमें चाहिए कि अभी से उसकी तैयारी करें। Almighty has created man and the many creatures that are spread on the earth. अब अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, इंसानों को भी पैदा किया, और इंसानों के साथ साथ बहुत सी दूसरी क्रिएचर्स को भी पैदा किया। सिर्फ इंसान ही नहीं रहते दुनिया में, बल्कि इंसानों के अलावा बहुत सी हज़ारों नमूने की क्रिएचर्स है जो इस दुनिया में मौजूद है। These are the signs of Almighty for the believers about the truth and existence of Almighty, believing there is one Almighty and no one besides Him. अब ये क्या है, ये जो इंसानों की पैदाइश है, इंसानों को पैदा करना है, और इंसानों के साथ साथ जो इतने सारे हज़ारों लाखों नमूने के जो लिविंग थिंग्स पैदा की है अल्लाह ताला ने, तो ये एक निशानी है कि वो जो अल्लाह ताला है वो इस दुनिया में मौजूद है, इस कायनात में, इस यूनिवर्स में वो ऑलमाइटी, वो पैदा करने वाला क्रिएटर मौजूद है। बहुत से लोग क्या करते हैं दुनिया में, आपको मालूम है कि वो ये एज्यूम करते हैं कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला ही नहीं। वो ये ब्लेम करते हैं कि ये दुनिया जो है खुद ब खुद बन गई और ख़ुद ब खुद चल रही है, इसका कोई चलाने वाला नहीं है, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं है, और इसका कोई एंड नहीं करने वाला है, बल्कि खुद ब खुद बन गई, खुद ब खुद चल रही है, और खुद ब खुद ये ख़त्म हो जाने वाली है एक ना एक दिन, ये एज्यूम करते। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहा कि अगर तुम इंसानों को देखेंगे, इंसानों की पैदाइश को देखो कि किस तरह से इंसानों को अल्लाह ताला ने बनाया है, किस तरह से इतने सारे लिविंग थिंग्स को बनाया है, किस तरह से प्लांट्स को बनाया है, किस तरह से एनिमल्स को बनाया, तो ये तमाम काम जो है ऐसे ही तो नहीं हो जाते। किसी के बनाए बगैर कोई चीज़ बन सकती क्या? अगर हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो एक घड़ी रखी हुई है, एक वॉच है हमारे टेबल पर रखी हुई, हमारी हैंड वॉच है, और अगर कोई ये कहे कि ये वॉच जो है ये किसी ने भी नहीं बनाया, ये आप ऐसे ही बन गई, तो कोई इस पर यकीन कर सकता क्या? इस पर तो कोई बेवकूफ़ आदमी भी यकीन नहीं करेगा, है ना, कि किस तरह से घड़ी जो है ऐसे ही बन सकती बगैर किसी बनाएगी। किसी कंपनी ने उसे नहीं बनाया, किसी फैक्ट्री में वो नहीं बनी, बल्कि खुद ब खुद ही बनकर तैयार होगी। या फिर ये मोबाइल जिस पर हम ये वीडियोस देख रहे हैं, वो ऐसे ही बन गया खुद ब खुद, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसे किसी कंपनी ने नहीं बनाया, बस खुद ब खुद बन गया। ऐसा हो सकता क्या? ऐसा तो नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह से ये जो इंसान है, ये जो प्लांट्स है, ये जो एनिमल्स है, ये जो दुनिया है, ये जो चांद सितारे हम देखते हैं ना हमारे इस यूनिवर्स में, तो ये तमाम चीज़ें जो है खुद ब खुद पैदा हो गई। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो तो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होना चाहिए, है ना। और अल्लाह ताला उसी की तरफ निशानदेही कर रहा कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें किसी ने भी नहीं बनाया, तो ज़रा देखो इन चीज़ों को, किस तरह, ऐसा कैसा पॉसिबल है कि ये किसी ने भी नहीं बनाया। इसे तो किसी न किसी ने बनाना चाहिए, है ना। और सिर्फ बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो हर वक्त उनकी निगरानी भी करता है, उनकी देखभाल करता है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करता है। बारिश के दिनों में देखिए आप किस तरह से बादल आते, हम पर पानी बरसाते, फिर चले जाते, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती तो चले जाते, फिर से अगले साल आते जब हमें पानी की शदीद ज़रूरत रहती, लोग प्यास से परेशान रहते, पानी की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती, तो फिर से बादल आ जाते, फिर से पानी बरसा कर चले जाते। तो ये सिस्टम कौन चला रहा? ये जानदारों को पैदा करने के बाद
अल्लाह ताला ने छोड़ नहीं दिया, बल्कि उनकी बराबर वो निगरानी भी कर रहा है, देखभाल कर रहा है। तो ये सब काम जो है खुद ब खुद बिल्कुल भी नहीं हो सकते। वही चीज़ यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहा है कि इस दुनिया का पैदा करने वाला एक ही है, और ना सिर्फ वो है बल्कि कितना है, एक ही है, एक से ज़्यादा भी नहीं है। कुछ लोग बोलते कि है ही नहीं, है ही नहीं बोलते, तो उनके लिए ये बात बताना है कि वो एक है वो मौजूद है। और कुछ लोग बोलते हैं कि है तो सही लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, 36 करोड़ देवी देवताओं को मानते हुए, है ना, इतने सारे खुदा हैं उनके, तो उनको ये बताना है कि नहीं इतने नहीं है, एक ही है, एक ही खुदा है। उनके लिए हमने ये बताना है, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा खुदा रहेंगे तो उनके दरमियान तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। कोई बोलेगा कि मुझे यहाँ पर बारिश बरसाना है, कोई बोलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाना है, यहाँ पर तो गर्मी का मौसम लाना है, कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर तो सर्दी का मौसम लाना है। तो इनके दरमियान तो आपस में झगड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा तो नहीं होता है ना, दुनिया में तो ऐसा कभी नहीं है, बहुत ये सिस्टम जो है बहुत अच्छे से चलता दुनिया का। इसका मतलब ये हुआ कि इस दुनिया का बादशाह कौन है, इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक ही है, और वो अल्लाह ताला है। मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर सेड टू लिव इन ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। अब ये जो जानदार है, इन जानदारों में से, इन एनिमल्स में से बहुत से एनिमल्स कैसे रहते, कम्युनिटीज़ में रहते, कम्युनिटी लाइफ में रहते हो, यानी कि अलग अलग नहीं रहते, ग्रुप्स बना कर रहते, उनके फैमिलीज़ के साथ रहते। देखा होगा आपने कभी डिस्कवरी वगैरह पर या फिर एनिमल प्लैनेट पर देखा होगा, ये चैनल्स पर आपने, कि किस तरह से एनिमल्स दिखाए जाते हैं ना, उनके ग्रुप्स रहते, ग्रुप्स के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारते। द एनिमल्स आर ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड क्लोजली। अब एनिमल्स की बहुत क्लोजली स्टडी की गई है, बहुत क्लोजली स्टडी की है एनिमल्स की, और उन्हें ऑब्जर्व भी किया गया है। टैक्सोनॉमिस्ट क्लासीफाई और ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो टैक्सोनॉमिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को ग्रुप्स करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, यानी कि जो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता है उन्हें क्या कहेंगे, हम टैक्सोनॉमिस्ट कहेंगे। तो ये क्या करते हैं, एनिमल्स पर स्टडी करते हैं और उन्हें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं उन्हें। एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। अब एनिमल्स जो है एक बहुत क्लासिफाई किए गए एनिमल्स एक बहुत अहम बेसिस पर, कौन से बेसिस पर, बेसिस ऑन ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन को कहते हैं, जो हमारे पीठ के ऊपर जो हड्डी रहती लंबी है ना, बैकबोन कहते हैं उसे। तो उस बैकबोन के बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, और उन्हें क्या कहते हैं, जिनमें रहता उन्हें वर्टिब्रेट, और जिनमें नहीं रहता बैकबोन उन्हें इनवर्टिब्रेट्स हम कहते हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स विच हैव बैकबोन कम अंडर वर्टिब्रेट्स। अब जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन रहता, वो जो पीछे की हड्डी रहती जो ऊपर से हमारे सर से लेकर निकल के तो कमर तक जाती, तो वो जो हड्डी रहती मन के नज़र आते हमें, तो वो जो लंबी स्ट्रेट हड्डी रहती बैकबोन बोलते हैं उसे, और जिन एनिमल्स के अंदर वो बैकबोन रहती उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 5 ग्रुप्स। अब ये जो वर्टिब्रेट्स है इन्हें और 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो एनिमल्स को कौन से ग्रुप में डिवाइड किया गया, 2 ग्रुप्स है, एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स किसे कहेंगे, जिसके अंदर बैकबोन है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहेंगे। अब वर्टिब्रेट्स में आ गए हम, तो वर्टिब्रेट्स को और फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 कैटेगरीज, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन 5 कैटेगरीज में वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया है। एंड वी क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। और हमने हर लिविंग थिंग को किस चीज़ से पैदा किया, पानी से पैदा किया, है ना। जिस क्रिएटर ने इस कायनात को पैदा किया, इस दुनिया को पैदा किया, तो वो क्या बता रहा है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हमको, है ना, हमें एक मालूमात दे रहा कि हमने जो इन तमाम लिविंग थिंग्स को पैदा किया है वो किस चीज़ से पैदा किया, पानी से पैदा किया। एंड वी क्रिएटेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। पहले ज़माने में तो लोग नहीं समझ सकते थे, है ना, कि किस तरह से इन लिविंग थिंग्स को पानी से पैदा किया गया है। लेकिन आज साइंस से कहती है कि हर लिविंग थिंग के अंदर, हर लिविंग थिंग के बॉडी में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर मौजूद रहता। उस बॉडी का एक अच्छा खासा परसेंटेज वाटर के ऊपर डिपेंड करता।
अब एक सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता कि हम बचपन से सुनते आए हैं कि इंसानों को किस चीज़ से पैदा किया गया है, मिट्टी से पैदा किया गया है ना। आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किए, पहले मिट्टी का पुतला बनाए, फिर उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूके और फिर तमाम फरिश्ते जो थे उनके सामने सजदे में गिर गए। तो हमको ये पता चलता कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। लेकिन यहाँ पर कुरान में अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा कि हमने हर क्रिएचर को कैसे पैदा किया, वाटर से पैदा किया। तो कभी कभी हमारे जहन में ये सवाल आता कि भाई ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कभी बोल रहे कि मिट्टी से पैदा किए, कभी बता रहे कि पानी से पैदा किए, ऐसा कैसे हो सकता। तो इसका जवाब हम इस तरह से दे सकते कि एक चीज़ जो है सिर्फ किसी एक चीज़ से मिलकर ही नहीं बनती, कोई चीज़ सिर्फ एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती है ना। हमको चाय बनाना है तो चाय में हम क्या 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 डालते, दूध डालते, कभी पानी भी डालते, शक्कर भी डालते, पत्ती भी डालते। तो कोई ये कह सकता है कि ये चाय दूध की है, कोई ये कह सकता है कि चाय में पानी है, कोई ये कह सकता है कि चाय शक्कर वाली है, कोई ये कह सकता है कि ये चाय पत्ती वाली है ना। तो हम अलग अलग बातें कह सकते, यानी कि एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के अंदर बहुत सी चीज़ें मिक्स करके वो बनाई जाती है। तो उसी तरह से इंसानों का और इन लिविंग थिंग्स का मामला भी है कि इनको मिट्टी से भी बनाया अल्लाह ताला ने, और इनके जो बॉडी है उसके अंदर पानी भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद है। तो इसके अंदर मिट्टी भी है और पानी भी है। ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ फ्रॉम वाटर। अब जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत जो छोटे छोटे जानदार रहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू करते हैं, वाटर से शुरू करते हैं, पानी से उनकी ज़िंदगी शुरू होती। वाटर इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ एवरी क्रिएचर्स बॉडी। और जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनकी बॉडी का सबसे मेन कंपोनेंट क्या है, सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, वो पानी है, वाटर है। वाटर के बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती, क्योंकि तमाम जो क्रिएचर्स है, जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में मौजूद लिविंग थिंग्स, उनके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट वाटर का रहता। दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट लाइफ इवॉल्व्ड फ्रॉम वाटर, एंड एज टाइम पास्ड लाइफ ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम वाटर टू लैंड। द फर्स्ट ग्रुप इन वर्टिब्रेट्स इज़ फिश। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहले लाइफ शुरू हुई, ज़िंदगी शुरू हुई, वो वाटर से शुरू हुई, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि हर जो लिविंग थिंग है, कौन सी भी लिविंग थिंग को ले लो आप, तो उसके बॉडी के अंदर वाटर होना ज़रूरी है। बगैर वाटर के कोई भी लिविंग थिंग दुनिया में नहीं पाई जाती। तो इससे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ज़िंदगी की शुरुआत जो है बहुत लाखों करोड़ों साल पहले, जब दुनिया में कोई भी लिविंग थिंग नहीं था, तो जो पहला लिविंग था वो कहाँ पर पैदा हो सकता था, वो पानी में पैदा हुआ, ऐसा हम एज्यूम कर सकते। और आहिस्ता आहिस्ता जो है लाइफ पानी से लेकर फिर लैंड के ऊपर शिफ्ट हुई। ज़मीन, पानी के अंदर बहुत से एनिमल्स पैदा हुए, फिर वो लैंड पर रहना शुरू हुए, ऐसा हम उन्हें एज्यूम कर सकते। द फर्स्ट ग्रुप इन वर्टिब्रेट्स इज फिश। और जो वर्टिब्रेट्स रहते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम रहता है, बैकबोन रहता है, ऐसे एनिमल्स में सबसे पहला एनिमल कौन है, फिश है। अब हम फिश के बारे में स्टडी करेंगे। फिश लिव इन वाटर, है ना, जाहिर सी बात है, फिश पानी में रहती है, मालूम हमें। दे ले एग्स डेट आर सॉफ्ट शेल्ड। और वो अंडे देती, और ऐसे अंडे देती जिसके जो शेल्स रहते हैं वो सॉफ्ट रहते। हम जो अंडा खाते हैं ना, अंडा अपने घरों में खाते, तो उसका शेल कैसा रहता, बहुत ज़्यादा हार्ड रहता, सख्त रहता। लेकिन मछली का जो अंडा रहता है उसके शेल्स इतने हार्ड नहीं रहते, बल्कि वो बहुत सॉफ्ट रहते, नरम मुलायम रहते। सम फिशेस हैव स्केल्स वेयर सम डू नॉट। और कुछ मछली के जो स्किन है उस पर क्या रहते, स्केल्स रहते। स्केल्स यानी कि आपने कभी मछली लाने के लिए गए तो देखे होंगे कि वो जो कांटों वाले उससे वो छिलता मछली को, है ना, तो गोल गोल निकलते कुछ तो मछली के स्किन पर से, तो वो क्या रहते हैं, स्केल्स रहते हैं, उन्हें स्केल्स कहा जाता है। तो कुछ मछलियों के बॉडी पर स्केल्स रहते हैं और कुछ की बॉडी पर नहीं रहते। दे ब्रेथ थ्रू गिल्स। और ये जो मछलियाँ सांस लेती है, कैसे लेती, गिल्स की मदद से लेती। जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं, उसी तरह मछलियाँ जो है गिल्स से सांस लेती है। अब देखिए मछली का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर एक ओपनिंग रहती और उस ओपनिंग के अंदर गिल्स रहते, और उस गिल्स की मदद से मछली क्या करती, सांस लेती। एग्जाम्पल शार्क और गोल्ड फिश, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हो सकती है इसकी। नेक्स्ट टाइप इज एम्फीबियंस। जो वर्टिब्रेट्स है उसके अंदर नेक्स्ट टाइप जो है वो एम्फीबियंस है। एम्फी मीन्स बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब एम्फीबियंस कैसे बना हुआ, ये एम्फी और बियंस से। तो हम पहले देखेंगे एम्फी का मतलब क्या होता है। एम्फी का मतलब ये होता है कि पानी और ज़मीन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, एम्फी कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्फीबियंस का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिविंग थिंग्स जो पानी और
लैंड दोनों पर रह सकते। आप फिश को देख लो, फिश लैंड पर नहीं रह सकती कभी, फिश कभी भी ज़मीन पर नहीं रह सकती, वो सिर्फ वाटर में रह सकती। लेकिन ये जो एम्फीबियंस रहते हैं ये पानी में भी रह सकते और पानी के बाहर भी जिंदा रह सकते। फ्रॉग्स लिव इन बोथ लैंड एंड इन वाटर। फ्रॉग को देख लीजिए, सबसे पहले एग्जाम्पल सबसे आसान, जो फ्रॉग रहती है वो पानी में भी रहती है और पानी के बाहर भी रह सकती। दे ले एग्स इन वाटर, वो पानी में अपने अंडे देती। देयर लाइफ साइकिल बिगिंस एज अ लार्वा इन वाटर, और उसका जो लाइफ साइकिल रहता है वो वाटर के अंदर एक लार्वा के तौर पे स्टार्ट होता। लार्वा यानी कि एक छोटी सी अल्ली टाइप रहता, वो बहुत छोटी सी अल्ली टाइप रहता, उससे उसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती। वो अंडे देती पानी के अंदर फ्रॉग, और उन अंडों में से क्या निकलता, लार्वा निकलता। जिस तरह से हमने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में देखे थे, बटरफ्लाई लीफ पर एक एग देती और उस एग में से एक लार्वा निकलता छोटा सा, है ना। तो उसी तरह से फ्रॉग भी क्या करती, अंडा देती पानी में और उन अंडों में से छोटे छोटे लार्वा निकलते। ताड़पोल ब्रीथ थ्रू गिल्स, और वो जो लार्वा रहते जब बड़े हो जाते तो क्या बनते, वो उन्हें ताड़पोल कहा जाता है। ताड़पोल यानी कि वो जो लार्वा जब बड़ा हो जाता तो एक मछली टाइप नज़र आता। आमतौर पर जो नालियों में मछलियाँ पकड़ते बच्चे, नालियों में छोटे छोटे पानी में, है ना, मछली समझ के पकड़ते, वो दरअसल मछलियाँ नहीं रहती बल्कि वो ताड़पोल रहते। वो मेंढक के छोटे छोटे बच्चे रहते जिन्हें बच्चे मछली समझ कर पकड़ते। और वो भी कैसे सांस लेते, गिल्स की मदद से सांस लेते, उन्हें भी गिल्स रहते। द एडल्ट फ्रॉग लीव्स ऑन लैंड, और जो एडल्ट फ्रॉग रहती, जब वो फ्रॉग बड़ी हो जाती, वो ताड़पोल बड़े होकर मेंढक बन जाते, तो वो लैंड पर जिंदगी गुजारते। द स्किन ऑफ फ्रॉग इज सॉफ्ट एंड मॉइस्ट, और जो फ्रॉग की स्किन रहती है वो सॉफ्ट रहती है और मॉइस्ट रहती, नरम और मॉइस्ट यानी कि गीली रहती, भीगी हुई रहती। फॉर इट टू ब्रेथ इन वाटर एंड हैज़ लंग्स टू ब्रेथ व्हेन ऑन लैंड, और इसकी मदद से वो क्या करती, लैंड के ऊपर भी सांस लेती और पानी के अंदर भी वो सांस लेती है। एग्जाम्पल फ्रॉग है, टोड है, सैलमेंडर है, न्यूट है, एक्सेट्रा। ये जो जानदार है ये ज़मीन के ऊपर भी रहने वाले हैं और पानी के अंदर भी जिंदगी गुजार सकते। नेक्स्ट वन इज रेप्टाइल्स। दे क्रॉल ऑन लैंड। अब रेप्टाइल्स क्या करते हैं, ज़मीन के ऊपर रेंगते, यानी कि ज़मीन के ऊपर रेंगने वाले जानदारों को हम रेप्टाइल्स कह सकते। दे ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स, और वो भी क्या करते हैं, सॉफ्ट शेल्ड ऐसे एग्स देते हैं जिसके शेल्स जो है सॉफ्ट रहते हैं, यानी कि उसके छिलके सॉफ्ट रहते हैं। दे हैव लंग्स टू ब्रेथ, और उनको सांस लेने के लिए क्या रहते हैं, लंग्स रहते, फेफड़े रहते हैं। जिस तरह से हमें लंग्स रहते हैं इंसानों को, उसी तरह से इन रेप्टाइल्स को भी लंग्स रहते। दे हैव ड्राई स्किन कवर्ड विथ स्केल्स और बोनी प्लेट्स, और इनकी जो स्किन रहती है उसके अंदर, उसके ऊपर या तो स्केल्स रहेंगे जिस तरह से मछली के स्किन पर स्केल्स रहते हैं, या फिर बोनी प्लेट्स रहते हैं यानी कि हड्डियों के प्लेट्स रहते हैं उनकी स्किन के ऊपर। एग्जाम्पल स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स। सांप ले लो, सांप की जो स्किन रहती है वो कैसी रहती, कवर्ड विथ स्केल्स रहती, स्केल्स रहते। और क्रोकोडाइल को ले लो, क्रोकोडाइल की जो स्किन रहती, ऊपर का पार्ट जो रहता, उसके पार्ट पर कैसा रहता, वो बॉडी के ऊपर बोनी प्लेट्स रहते, यानी कि बहुत सख्त उसकी स्किन रहती। Next one is birds. They have feathers that help them to fly and to stay warm. अब birds को क्या रहते, पर रहते हैं ना, क्यों रहते, विंग्स रहते उन्हें, क्यों रहते, ताकि वो उड़ सके, और उनके जो फीदर्स रहते, पर रहते, वो उनको गर्म रखने का भी काम करते, उड़ने के लिए मदद भी करते हैं और गर्म रखने का भी काम करते हो। दे ले हार्ड शेल्ड एग्स, और वो अंडे देते, कैसे अंडे देते हैं, हार्ड शेल्ड, यानी कि उन अंडों के छिलके जो रहते हैं हार्ड रहते, सॉफ्ट नहीं रहते, सख्त रहते। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो भी क्या करते हैं, लंग्स की मदद से ब्रीथ करते, सांस लेते। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फीदर्स, और उनकी बॉडी जो है वो परों से कवर्ड रहती, पूरे बॉडी पर उनके पर रहते। एग्जाम्पल पीजन, स्पैरो, पीजन और स्पैरो इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। लास्ट वन इज मैमल्स। दे इंक्लूड ह्यूमन्स एंड ऑल अदर एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। अब ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करने वाले थे, अंडे नहीं देते, वो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते, उन्हें क्या कहा जाता है, मैमल्स कहा जाता है। दे फीड देयर यंग वंस विथ मिल्क एंड हैव अ मोर वेल डेवलप्ड ब्रेन देन अदर टाइप्स ऑफ एनिमल्स। और वो कैसे रहते, दूध देने वाले जानवर रहते, और उनका जो ब्रेन रहता बहुत ज़्यादा डेवलप रहता दूसरे जानवरों की बनिस्बत, दूसरे जानवरों के मुकाबले में। द बॉडी ऑफ मैमल्स इज कवर्ड विथ हेयर ऑफ फर, हेयर और फर। अब ये जो मैमल्स की बॉडी रहती वो बालों से घिरी हुई रहती है, उनकी बॉडी पर, पूरे बॉडी पर क्या रहते हैं, उनके बाल रहते, बालों से उनकी बॉडी कवर्ड रहती। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, और वो लंग्स की मदद से सांस लेते। और इसके अंदर
मैन भी इंक्लूड है, मैमल्स के अंदर हम जो है इंसान भी मैमल्स इस कैटेगरी में आते हैं हम। एग्जाम्पल मैन, काऊ और डॉग, ये जो है मैमल्स की एग्जाम्पल्स है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 52,000 स्पेसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब देखिए क्या बोल रहा हूँ, हमने जो वर्टिब्रेट्स की स्टडी की तो इस वर्टिब्रेट्स के तकरीबन दुनिया में 52,000 स्पेसीज है, यानी कि 52,000 इसकी अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग नमूने के जानवर है इस दुनिया में जो सिर्फ वर्टिब्रेट कैटेगरी में आते। तो हमने किस चीज़ की स्टडी की आज? हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में देखा। वर्टिब्रेट किसे कहते हैं? वर्टिब्रेट यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसको बैकबोन नहीं रहता, जिसको बैकबोन नहीं रहता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं रहता, उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स के 5 टाइप्स रहते हैं। कौन कौन से हैं वो? फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिश की क्या प्रॉपर्टी है? उसकी बॉडी पर स्केल्स रहते हैं। कुछ फिशेस ऐसे रहते हैं जिनकी बॉडी पर स्केल्स नहीं भी रहते और वो सिर्फ पानी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एम्फीबियंस यानी कि ये पानी में भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पानी के बाहर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ये गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। रेप्टाइल्स यानी कि जो रेंगने वाले जानवर है, इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। स्नेक और क्रोकोडाइल इसकी एग्जांपल्स है। बर्ड्स यानी कि परिंदे, मैमल्स यानी कि ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं और जो दूध देने वाले जानवर है, उन्हें मैमल्स कहा जाता है। तो ये वर्टिब्रेट्स की शॉर्ट में समरी हुई। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इनवर्टिब्रेट्स इस टाइप की स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।